देखिए, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बेसिकली जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि डॉट्स आर बीइंग कनेक्टेड एंड वो कनेक्टेड हैं ही, आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जो देखता हूं कि आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया में जो सिनेरियो रहने वाला है, अपनी बात पूरा करने के लिए छोटा सा एक डेटा जरूर बताना चाहूँगा कि 1959 में हमारे देश में टेलीविज़न आया, 15 सितंबर 1959, और 16 सालों में 1975 तक सिर्फ 7 शहरों में टेलीविज़न की सेवा शुरू हो पाई। 1982 में पहली बार भारत को यह सौभाग्य मिला कि हम कलर टीवी पे कलर पिक्चर देख सकें। राइट। उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। जैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यहाँ तक के सफ़र को मैं 7 कालखंडों में बांट के देखता हूँ। पहला कालखंड था जब हम आदिम युग में थे, जब हम गैदरर्स हंटर्स युग में थे, और हमारी औकात अगर स्पीसीज में देखी जाए तो कीड़े मकोड़ों से ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा थी। बाकी जंगल का हर जानवर हमें डराता था। सूर्यास्त होने से बहुत पहले हम छुप जाते थे और दोपहर होने के बाद हम निकलते थे। जुगाड़ देख के कुछ खाने पीने का महीनों में 2-4 बार मिल जाता था। हमारी ऐसी शुरुआत हुई। जब हम आदमी के रूप में आए, कहा जाता है, भाई वैज्ञानिक बताते हैं कि 450 अरब साल इस पृथ्वी की उम्र है, जिसमें से आधी उम्र पृथ्वी, आधी से ज़्यादा इस पृथ्वी को हो चुका है। कभी सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा, कभी ये पृथ्वी भी ब्लैक होल में समा जाएगी, जो स्पेस साइंटिस्ट बताते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पहला युग वो था जो गैदरर्स हंटर्स का युग था। दूसरा युग वो था जब हमने आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार ने आदमी के हाथों में इतनी ताकत दी कि आदमी जंगल के शेर, भालू, चीते सबको डराने लगा, और फिर आदमी के हाथ में सत्ता आई। ये दूसरा युग था। तीसरा युग, जब आदमी ने आग का आविष्कार कर लिया तो आदमी ने ये सोचा कि अब हम एक सभ्यता का विकास करते हैं, तो आदमी ने खेती शुरू की। कुछ खाने पीने की जो पसंदीदा चीज़ें थी, जंगल से उनके बीज इकट्ठा करके 2, 4, 5, 10 लोग समूहों में रहना चालू किए। इसको मैं तीसरा कालखंड मानता हूँ। चौथा कालखंड आया जब आदमी ने यात्राएं शुरू की, जब आदमी ने चलने के साधन बनाए और छोटे मोटे खुरपी कुदाल जैसी चीज़ें ईजाद की। ये चौथा कालखंड मानता हूँ। मैं पांचवा कालखंड मानता हूँ जब साम्राज्यों की स्थापना हुई, जब आदमी पूरी तरह से सिविलाइज हो गया, कपड़ा लत्ता पहनने लगे, आदमी आदमी की तरह दिखने लगा। ये पांचवा कालखंड आया। और उसके बाद छठवां कालखंड में मानता हूँ जो आने में करीब करीब लाखों वर्ष लग गए, जब छोटी बड़ी मशीनों ने अपनी जगह बनाई, आदमी ने मशीनों की खोज की। एक कहानी बताता हूँ, यह सच्ची कहानी, सब जानते होंगे। जब बाबर भारत में तोप लेके आया था तो हम तलवार और भालों से लड़ रहे थे। तो महाराणा प्रताप से किसी ने कहा कि भाई, आदमी कितना भी बहादुर हो और सामने वाला कितना भी कायर हो, अगर उसके हाथ में बंदूक और गोली है, तोप के हथगोले हैं, तो बहादुर क्या कर लेगा? बहादुर मारा ही जाएगा, कायर जीत ही लेगा। तो टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस समझ में आया। मैं छठवां कालखंड मानता हूं जब आदमी ने छोटी बड़ी मशीनें बना ली, छोटे बड़े कलपुर्जे बना लिए, हथकरघे बना लिए, तमाम चीज़ें सेमी ऑटोमेशन मोड पे आ गया। और सातवां कालखंड मानता हूं जब पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया पूरे देश में, जो 16वीं शताब्दी से लेकर के इस 20वीं शताब्दी के अंदर का ये जो कालखंड है। अब और आठवां कालखंड में उसको मानता हूं जो जिस युग में हम जी रहे हैं, जो एआई का युग है, जो स्टार्टअप का युग है। अब हमारे पास इतनी असीम संभावनाएं हैं कि हजारों डॉट्स क्रिएट करके हम एक नई चीज बना देते हैं, उसको जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जाता है अंग्रेजी में। ऐसा दिमाग हमारे देश में लोगों के पास रहा। शायद ये जो स्टार्टअप से आगे की चीजें हैं, अमेरिका की जो टॉप 10 कंपनी है उनके सीईओ हमारे इंडियंस ही हैं। अब रही बात टेलीविजन की कि हम टेलीविजन को किस रूप में देखते हैं। मैं तो अब ये देखता हूं कि हमारा ये फोन जो है एक बटन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा आगे आने वाले समय में। एक छोटी सी चिप हमारे हाथ में रहेगी, जिसको चिप को हम जब चाहे लगाएंगे, सोते वक्त चिप को निकाल देंगे, कान में बटन निकाल देंगे, मोबाइल ऑफ हो गया। और जब हम जगेंगे उस चिप को इसमें लगाएंगे, परमानेंट पोर्ट होगा हमारे कलाई में, जिसमें एक छोटी सी चिप हमें लगानी होगी, और हम वर्चुअल कहीं भी ऐसे अपना हाथ करेंगे, वर्चुअल देख सकते हैं। और वो स्क्रीन जिसके हाथ में वो चिप होगी वही देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। जो मोबाइल का नया वर्जन आने जा रहा है। इलान मस्क का मोबाइल ये कहता है कि भाई जो मार्केट में आएगा
कि उसको कभी चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई सिम कार्ड लेना ही नहीं पड़ेगा। वो इस रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा, बाहर सूरज की रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा। यानी जहां है वो अपने बराबर की एनर्जी इस इकोसिस्टम से ले रहा है, चार्ज हो रहा है। आपको कोई नंबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्टार लिंक के जो सैटेलाइट हैं स्पेस एक्स के, वो ऑलरेडी आपको नंबर अलॉट कर देंगे। आप उस पर भी टीवी देखते रहिए, अपने वर्चुअल हाथ में जो आपके पोर्ट लगा है उस पर भी आप जो चाहिए देखते रहिए। यानी कि ये जो मोबाइल हमारा है अब ये बटन के आकार में हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। मुझे याद है जब 90s में मैं BBC रेडियो सुना करता था तो कैलाश बधवार जी थे, विज्ञान का एक कार्यक्रम पेश करते थे, तब फ्लापियां आती थी, तब ये जो बड़े बड़े टेप आते थे। चूंकि बचपन से ही मेरा झुकाव रहा, 28 साल हो गए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से था, तब से इस विधा में मैं काम कर रहा हूं। तो जब जो बड़े बड़े टेप आते थे वो छोटे छोटे चिपों में कन्वर्ट हो गए। उससे पहले मिनी टेप आया, डीबी आया, मिनी टेप आया, मिनी टीपी के बाद जो डेक्टाफोन वाला और छोटा टेप आया रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसके बाद अब वो छोटे छोटे चिप में कन्वर्ट हो गए। और अब उससे भी ऊपर टेक्नोलॉजी आ गई। जो न्यू जनरेशन मोबाइल आने वाले हैं उसमें मोबाइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। वो इसका मतलब कि वो डेटा एक छोटे से चिप में रहेगा, उसके एक छोटा सा पोर्ट आपके हाथ में रहेगा, वो छोटा चिप आप लगाएंगे तो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, निकाल कर रख देंगे सोते टाइम तो मोबाइल बंद हो जाएगा। और वो पैरेलल व्यवस्था रहेगी कि आपके स्मार्ट टीवी पे या दूसरा कोई आप डिवाइस चाहते हैं कि रात में क्या मैसेज आए उसको एक बार में मैं देख लूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या जग के उस अपने मोबाइल को ऑन करके भी देख सकते हैं। इस तरह के मोबाइल की कल्पना लोगों ने कर रखी है। दूसरी बात, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। 2050 तक इस पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से, हाइड्रो टेक्नोलॉजी की मदद से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान में उड़ने वाली कारें बनेंगी। और सारी की सारी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 4 पहियों वाली गाड़ी हम देखते हैं सब बदल जाएगा। तो जो टीवी का मीडियम है ये और तेजी से बदलेगा। जैसे आज करीब करीब भारत, पूरी दुनिया में 550 करोड़ लोग टीवी या किसी न किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। भारत में 117 करोड़ लोग मोबाइल से टीवी देखते हैं, जिसमें 18 से 25 साल के बीच के जो युवा हैं करीब 86% अपने मोबाइल पे टीवी देखते हैं। जो ट्रेडिशनल टीवी है उसको देखने वालों की संख्या डे बाय डे धीरे 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 घट रही है। वो क्यों घट रही है? क्योंकि जहां भी आयोजन करना पड़े, यानी कि अभी बात हो रही थी हमारी अविनाश सर की, तो मैंने बोला कि भाई टीवी देखने के पीछे हम अब इतने ज़्यादा सुविधा परस्त हो गए हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए देन एंड देयर चाहिए। यानी कि भाई हम 5 स्टार होटलों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जाता हूँ, बाथरूम में भी टीवी लगा रखे हैं कि भाई अपना उस टाइम में भी अपन टीवी चाहे तो देख सकें। लेकिन वो बाथरूम वाले टीवी को भी रिमोट से ऑन करना पड़ता है, चैनल बदलना पड़ता है। लेकिन जो आपके हथेली के बराबर का फ़ोन है वो आपको और सुविधा देता है, और उसी सुविधा ने आदमी के पूरे मनोविज्ञान को बदल के रख दिया है। और आगे आने वाले समय में न फोन रह जाएगा न हार्डवेयर रह जाएगा। आपको टीवी देखने के लिए भाई एक कुर्सी तो चाहिए, कम से कम खड़े खड़े तो देखेंगे नहीं। सामने एक दीवार चाहिए उस पर टीवी टांगने के लिए, उसके लिए वायरलेस या वायर कनेक्शन चाहिए, उसके लिए जो है आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल क्या करता है? आपको एक साथ 10 काम करने की सुविधा देता है। यानी आप मोबाइल पे जो देखना चाहते हैं आपने म्यूट करके देख दिया, वो भी देख रहे हैं, काम भी कर ले रहे हैं, दूसरे आदमी को बीच में पॉज करके बात भी कर ले रहे हैं। यानी आप मल्टीटास्किंग हैं। तो मल्टीटास्किंग बनाने में मोबाइल आपकी मदद कर रहा है। वो आपसे आपकी सुविधा छीन नहीं रहा है, बल्कि आपकी सुविधा बढ़ा रहा है। कहा गया है कि आदमी से प्यार करने में खतरे भी हैं और सुविधा भी हैं, लेकिन वस्तुओं से प्यार जल्दी इसलिए हो जाता है कि वस्तुओं से प्यार करने में सिर्फ सुविधा ही सुविधा है। अब इस मोबाइल को मैं इस पॉकेट में दबा के रख दूं या इस पॉकेट में रख दूं, इसको तोड़ दूं फोड़ दूं, बेचारा कहाँ रिएक्शन देने वाला है। लेकिन अगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं अगर उसको हम तोड़ने फोड़ने लगे तो रिएक्शन देगा। हो सकता है कि गाली भी दे, हो सकता है कि आपकी प्रेमिका रूठ के चली भी जाए मम्मी के घर। तो कहने का मतलब है कि वस्तुएं हमें बहुत गहरी सुविधा देती हैं। हमें वस्तुओं के प्रति समर्पित नहीं होना है, वस्तुएं हमारे प्रति समर्पित हैं ही। इसलिए वस्तुओं से जुड़ी कोई भी चीज जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें सांस नहीं धड़कती, वो आज एआई के बारे में 1 मिनट और बात कहना चाहूँगा। आज एआई के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो वर्ल्ड का जो डेटा बता रहा है कि करीब 80 करोड़ नौकरियां जाएंगी,
तो 95 करोड़ नौकरी मिलेगी, यानी कि 15 करोड़ नौकरी एआई के आने से प्लस होने वाली है, नौकरी जाने वाली नहीं है। लेकिन लोगों के बीच का डर यह है कि एआई आदमी की जगह ले लेगा। एआई कभी आदमी की जगह नहीं ले सकता। मैं आज एक चुनौती दे रहा हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, जिस दिन दाल चावल खाने के बाद कोई एआई खून बना दे, उस दिन मैं मान लूंगा कि परमात्मा की सत्ता हार गई।